स्टार्ट है भाई। क्लियर है, चालू है। सबसे पहले चेक कर लो चालू है कि नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका सीटेट का अभी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसका पेपर आ चुका है, आपके सामने है। तो हमने CDP अभी करा दी है थोड़ी देर पहले। तो अभी आपका जो पेपर का एक पार्ट है जिसमें है मैथमेटिक्स, यानी कि 30 नंबर की आपसे गणित पूछी गई थी। इस 30 नंबर की गणित में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। हालांकि पेपर की बात करें, पिछली सालों की बात करें, तो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल का है। हम डिफिकल्ट लेवल तो नहीं कह सकते, क्योंकि सीटेट का कोई भी पेपर अक्सर देखा जाता है कि डिफिकल्ट लेवल का होता ही नहीं है। तो ये जो पेपर है वो आपका मॉडरेट लेवल का आपको देखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, वो जो मैंने आपको कराए थे, उसमें से बहुत कुछ फंसा है मेरे भाई। सेम टू सेम एज इट इज एज वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि अब की बार क्या हुआ है, पहले 30 क्वेश्चन CDP के थे, उसके बाद जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके मैथ्स के रखे गए हैं। तो 31 से आपका मैथ्स का पार्ट स्टार्ट होता है। अब आप लोग मिलान कर लीजिएगा आपके लिए कौन सा है जो कि बेहतर है। आप लोग अपने मार्क्स को भी चयन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निर्देश में आपसे लिखा गया था, यहां देख लेंगे। तो निर्देश में लिखा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही और सबसे उचित विकल्प चुनिए, जो कि अक्सर देखा जाता है, हर पेपर में यही लिखा रहता है। क्लियर है। और एक से दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर ही चुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 एक भिन्न दे रखी है 2/3 और दूसरी भिन्न दे रखी है 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने में सबसे उपयुक्त तरीका है। यानी कि एक भिन्न क्या है आपकी 2/3 है और दूसरी भिन्न क्या है आपकी 4/6 है। तो दो भिन्न आपको दे रखी है 2/3 और 4/6। क्लियर है मेरे भाई। आपसे आपसे पूछा है ये आपको सॉल्व करने की, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इसको चुनने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा। अब ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देख लेते हैं। भिन्न डिस्क का उपयोग करके, कैलकुलेटर का उपयोग करके, विभाजन यानी कि भाग विधि का उपयोग करके, या लघुत्तम समापवर्त विधि का उपयोग करके। बताइए क्या होगा। बहुत आसान सवाल है भाई। यहां पर अगर बात करें, भिन्न डिस्क का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा बेहतर नहीं होगा। कैलकुलेटर का उपयोग तो इतना ज्यादा बेहतर, बिल्कुल ही बेहतर नहीं माना जाता। कैलकुलेटर तो जब भी दिख जाए आप लोग रॉन्ग ही लगाएंगे। विभाजन विधि आपकी आंसर हो सकती है, लेकिन उससे भी अच्छी यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त विधि है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को लघुत्तम समापवर्तन के बारे में, महत्तम समापवर्तन के बारे में सिखा दिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, दिस फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस भी बच्चे ने ये आंसर लगाया है, काफी सही आंसर लगाया है। ठीक है। बाकी इसमें कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, तो आपको मैं बता देता हूं। 3 और 6 का आप एलसीएम ले लीजिए, 18 आएगा। 18 का इधर गुणा कर दीजिए, 18 का इधर गुणा कर दीजिए। ठीक है। 3 का भाग लगाइए 6 बार और 6 का भाग लगाइए 3 बार। तो ये होगा 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। यहाँ पर दोनों भिन्न क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, ना कोई छोटी है ना कोई बड़ी है। इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म ये लिख रखा है। क्या लिखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म लिख रखा है ये। ठीक है। बाकी इससे कोई मतलब है ही नहीं क्वेश्चन का, तो बस आपको पूछा था कौन सा इसका। यहां भी अगर हम देखें 3 और 6, 3 और 6 को देखा, तो यहां हमने एलसीएम लिया, एलसीएम का मल्टीपल किया, तो कहीं ना कहीं लघुत्तम समापवर्तक की मुझे बात करनी ही पड़ी। और ये बेहतर विधि मानी जाती है। आप कहेंगे कि सर ये बेहतर विधि होती है, जी हाँ, ये बेहतर विधि आपकी मानी जाती है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन ये भी बेहतर है। संख्या बोध विकसित करने में उपकरण, देखिए यहां पर जो क्वेश्चंस आपके दिए ना, वो आपका मैथ्स पेडागोगी और मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको दोनों को मर्ज करके यहां पर दे रखा है। क्लियर। संख्या बोध विकसित करने में उपकरण सबटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल को प्रदर्शित करता है। विद्यार्थी, ऑप्शन दे रखे हैं आपके। विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है। एक तो ये तरीका होगा, सबटाइजिंग के फॉर्मेट में आपसे पूछा है। विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परिवर्ती के रूप में करता है। विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान 5
में एक जोड़ने के रूप में करता है। विद्यार्थी एक पासा उछालना, पासे के बारे में तो इतनी बात ज्यादा की भी नहीं जाती है प्राथमिक स्तर पर। एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को, डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह विचार है। तो आपसे पूछा है संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा सब्टाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा के कौशल को प्रदर्शन करता है। तो ये भी ऑप्शन आपका इतना ज्यादा सही नहीं है। 4 की पहचान 5 में से एक निकालने के रूप में करता है। विद्यार्थी संख्या की पहचान 4 के परिवर्ती के रूप में, 4 का देखिए एक होता है अनुवर्ती और एक होता है परिवर्ती, एक होता है हाँ परिवर्ती और एक होता है अनुवर्ती। ठीक है, परिवर्ती में घटाने की बात की जाती है और अनुवर्ती में एक जोड़ने की बात की जाती है। तो विद्यार्थी संख्या 6 की पहचान में 5 में एक जोड़ने के रूप में करता है। तो परिवर्ती में तो यहां नहीं किया जाएगा, तो आप सेकंड ऑप्शन पर जाइएगा। बाकी इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। ठीक है, इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। क्लियर है? चलिए, हो सकता है इसमें थोड़ा सा डाउट हो, लेकिन इसका आंसर आप लोग एक बार चेक करिएगा। चलिए, वैसे इतना डाउट है नहीं उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एनईपी 2020 से भी पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन बनना तय है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से ये क्वेश्चन बना है आपका, और बेहतर क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या है कि देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। ये क्या करेंगी बच्चों को? जो ओलंपियाड प्रतियोगिताएं होंगी और जो प्रतियोगिताएं, जो ओलंपियाड प्रतियोगिताएं होंगी, ओलंपियाड हो या प्रतियोगिता हो, वो क्या करेंगे? हतोत्साहित करेंगी, या इनको कम किया जाएगा, सरल किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा? मजबूत ज्यादा सही जवाब होगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइए भाई, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय भी पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? इसका आंसर आपको छापना है। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से पहलू इस भय को बढ़ाता है? तो गणित किसी समस्या समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियों की व्यापकता, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, ये हो सकती है कहीं ना कहीं प्राथमिक अवधारणाओं में अमूर्त प्रकृति, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, या गणित में दिए गए प्रश्न के अनेक उत्तर होने की व्यापकता। इसका आंसर आप लोगों को छापना है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हालांकि मुझे देना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अगली बार देंगे, यानी कि 2024 में या दिसंबर में देंगे, तो उनके लिए इस क्वेश्चन का छोड़ता हूं। बाकी हिंट के तौर पर इसका आंसर हम आपको बता दें। फर्स्ट ऑप्शन इसका हिंट के तौर पर बता देते हैं भाई। चलिए, एक और ऑप्शन लगा देते हैं, फर्स्ट या फिर आप लोग फोर्थ ऑप्शन, इसमें से हिंट के तौर पर बता देते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो यहां पर देखें, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियों का उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। ये समाज के ऊपर डाल दिया गया भाई। इसमें क्या है, लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं। आप कैसे कह सकते हो भाई कि लड़कों में जन्मजात होती हैं, लड़कियों में नहीं होती? गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण है। ये बात बिल्कुल सही है, जो समाज के द्वारा भय पैदा किया जाता है उसके कारण बहुत ज्यादा है। तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए, फास्ट करेंगे थोड़ा, ठीक है? चलिए, फास्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह प्रयोग विधि का उपयोग करती है, जो कि क्या होगा? विचारों का बहिर्वेशन होगा, अनुशासन बनाए रखना, बच्चों में व्यस्त रखना, मनोरंजन करना।
रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उपयोग करती है जिसका उद्योग विचारों का बहिर्वेशन होगा। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सीडीपी सबसे पहले आ गई भाई। निम्नलिखित में से गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, तो ये आर्यभट्ट साहब को जानते हैं, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं था। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपए लिए। 6, 6, 6 और 3 इस फॉर्मेट में लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, ना जी ना। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है। आप कैसे कह सकते हो? ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीके को विकसित करते हैं। और देखिए, जब भी वैकल्पिक की बात की जाएगी तो आपका आंसर सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इस सवाल का सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गिटियां दी गई हैं और इनका प्रयोग करके गुणन के पैटर्न की खोज रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर बच्चा खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, खुद भागीदारी बन रहा है, और जहां बच्चा एक्टिव हो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है और ज्ञान निर्माण में बहुत ज़्यादा सही भी माना जाता है। तो बाकी तो ऑप्शन पढ़ने की आपको जरूरत भी नहीं है। चलिए भाई, सबसे पहले सीडीपी दे रखी है। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, आकलन आपका कैसा होना चाहिए? मानदंड संदर्भित होना चाहिए, मानक संदर्भित नहीं होना चाहिए। मानक संदर्भित नहीं होना चाहिए, मानदंड संदर्भित होना चाहिए। तो 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। आगे पढ़ते हैं। आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। यहाँ कंपैरिजन की बात की गई है, और यही आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा। गलत है इसी वजह से सही है, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा था, नेगेटिव पूछा था, नॉट पूछा था। क्लियर है? तो आप अपना आंसर क्या दोगे? नेगेटिव ही दोगे। यहां पर देखें, नैदानिक परीक्षण उपचारात्मक परीक्षण में उपयोगी है, ये कभी भी उपयोगी नहीं हो सकता। स्टैंडर्डाइज आपका कभी भी उपयोगी नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबिलिटी होती तो हो जाता। क्लियर है? तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, छोटा, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं हैं। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा में विशेषण है, ना जी ना। तुलना के लिए स्पष्ट शब्द है, ना जी ना। विलोम शब्द, इसके बारे में तो कुछ नहीं है। जो गणित सीखने के लिए अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है, सीखने के लिए आवश्यक होती हैं ये। सेकंड ऑप्शन सही होगा। महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं, तो जो कि बिल्कुल सही होगा। कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता चल जाता है पहले ही, उनकी लैंग्वेज को पढ़ के आपको पता चल ही जाएगा भाई, इतने ज्यादा टफ नहीं होते। नेक्स्ट है, गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षक की मदद करती है। अधिगम सामग्री स्वतः अधिगम विद्यार्थियों में मदद करती है, ये सही है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है, ना जी ना। कक्षा में अधिगम वातावरण के निर्माण का करने में मदद करती है, निर्माण में काम करती है, तो बी और डी सही हो जाएगा। सबसे स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, ये बिल्कुल सही होगा। और आपका कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव पूछा है। तो गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ योजना बनाने में मदद करती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियां की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करता है, भाई ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। विद्यार्थियों की त्रुटियां उन्हें सोचने की प्रक्रिया, चिंतन के बारे में जानकारी देती हैं, बिल्कुल सही है। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए, यहां पर नेगेटिव पूछा था, इस वजह से आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका सेकंड ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन सबसे पहले क्या है? पेडागोगी के ही दे रखे हैं। चलिए अब आते हैं आपके न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट पर।
जो कि आपकी न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट है। इसमें देखा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। आपसे पूछा क्या है, ये भी आपको ध्यान देना है, अवरोही क्रम पूछा है। तो देखिए सबसे पहले 10.5 आएगा, अवरोही क्रम में क्या आता है, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, उसके छोटा छोटा छोटा, ऐसे होता जाता है। तो 1.5 तो हो नहीं सकता, तो आपको इस ऑप्शन को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग आप यहां से देख सकते हो, ये 10 10.5 है, ये 1.5 है, तो यहां से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन तो आपका कट ही गया। आपको इसमें ऑप्शन हटा हटा कर ही चेक करने पड़ेंगे, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है। इसके बाद देखिए 10.5, 1.05, 1.55, यहां पर देखोगे ना 10.5 से 1.05, तो 1.005, 055 और 1.50, तो ये वाला बड़ा होगा और ये वाले छोटे होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर, तो इसको भी निकाल दीजिए। तो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही निपट गए। क्लियर है। आगे देखते हैं 10.5, 1.5, 1.05, ये भी ठीक है, 1.055, 1.005, तो इससे बड़ा तो ये है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, तो ये तो ठीक लग रहा है कहीं ना कहीं। चलिए यहां पर देखते हैं 10.5, 1.5, 1.055 और 1.050, 1.005, ये वाला बिल्कुल सही होगा। तो सेकंड वाले में क्या है, 10.5, 1.50 और यहां पर देखेंगे 1. अच्छा, यहां गड़बड़ है, ये बाद में दे रखा है, ये पहले दे रखा है, तो ये वाला यहाँ पे गड़बड़ है, तो सेकंड वाला भी आपका गलत हो गया, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। काफी आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, तब जाके आप इनका आंसर दे पाओगे, ऐसा नहीं है कि वैसे ही आप इनका आंसर चलते फिरते नहीं दे सकते भाई। नेक्स्ट है, ये दे रखा है कि विषम संख्याओं का पदों का योगफल क्या है। तो देखिए एक सम, दो विषम, सम, एक विषम, सम, विषम, सम, विषम, सम, कहने का मतलब समझ रहे हो। देखिए दो सम काट देंगे एक को, दो सम एक पार्ट को काट देंगे, दो सम एक पार्ट को काट देंगे, तो अगला वाला क्या आएगा, प्लस का 5। तो कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या है, विषम वाला ही आएगा। तो विषम संख्याओं के पदों का योगफल क्या होगा आपका, तो विषम संख्याओं के पदों का योगफल होगा आपका 5। क्या होगा, 5, क्योंकि जितने भी सम संख्याओं के जोड़े बनेंगे वो सारे के सारे एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ये सही होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 100 लाख, 100 लाख, तो 100 लाख लिख देता हूं मैं सीधा, ऐसे लिख दूं, 100 लाख का मतलब 100 लाख, ठीक है। और 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, 1 करोड़ में आपसे पूछा जाए 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, तो 100 लाख ही होते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, 1 करोड़ इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान था, इसमें ना तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत थी, ना इस पर दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। तो भाई मैं एक 100 में पूर्ण संख्या जोड़ देता हूं, मान लीजिए 100 में पूर्ण संख्या जोड़ दी मैंने 16, पूर्ण वर्ग संख्या भी है एक तरीके से, ठीक है। फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, ठीक है सर, वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, घटा दी मैंने। अब बोल रहा है इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल, तो पहले प्राप्त होगा 116 और दोबारा में प्राप्त होगा ये आपका 84, तो इसको ऐड करेंगे तो ये तो भैया कितना बन जाएगा, 0, 9, 1, 10, 2, 200 बन जाएगा। ऑप्शन में कहीं 200 है, जी हाँ, यही आपसे पूछा था, थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड है। किसका पूछा है मेरे भाई, 3630 का पूछा है आपको, क्या पूछा है, गुणनखंड। नहीं है मेरे भाई, नेगेटिव पूछा है, नहीं, ये भी आपको याद रखना है, नहीं। तो लास्ट के डिजिट अगर आपकी 5 आ रही है, लास्ट की डिजिट अगर आपकी 5 आ रही है, क्या आ रही है लास्ट की डिजिट, लास्ट की डिजिट अगर आपकी 5 आ रही है, तो ये तो क्लियर है कि आपका 0 आ रही है, तो ये तो क्लियर है आपका 5 नहीं हो सकता। क्लियर है। 11 का भाग लगाते हैं, 11 3 33, 11 3 33, ये भी नहीं हो सकता, ये से डिविजिबल कर रहा है, 3 तो डिविजिबल करेगा ही, लेकिन 9, 9 चौके 36, 30 बचेगा, नहीं करेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 9
इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आपसे नेगेटिव पूछा ना था, कौन सा गुणनखंड नहीं है, तो सेकंड वाला गुणनखंड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत सरल सरल सवाल आए हैं भाई, गणित का पेपर बहुत सरल था। बाकी सब्जेक्ट तो सीडीपी भी मुझे इतनी ज्यादा टफ नहीं लगी, वो भी आसान ही थे। चलिए, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। तो साबुन का जो मूल्य है, किसका, साबुन का, जो साबुन का मूल्य है वो है 10 रुपए। कितना है मेरे भाई, 10 रुपए। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है। अब उसके पास क्या है, तो 5 रुपए का एक सिक्का है, तो 5 रुपए तो ये बन गए उसके। फिर उसके बाद 2 रुपए के दो 1 रुपए के सिक्के हैं, तो 1 रुपए के दो सिक्के हैं, तो यानी कि 2 रुपए ये बन गए उसके। ठीक है, 5 50 पैसे के सिक्के हैं, तो 2 50 पैसे के सिक्कों में 1 रुपया बनेगा, तो 5 50 पैसे के सिक्कों में कितना बनेगा, 2.5 रुपया। अब आपसे आगे बोला है उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत होगी। तो ये हो गया 5 2 7 और 2.5, 9.5 रुपया। कितना हो गया, 9.5 रुपये। उसके पास थे कितने, 10 रुपए। कितने की जरूरत है अब उसे, तो उसे जरूरत है 0.5 की रुपए की, यानी कि 50 पैसे की जरूरत है, तो 0.5 रुपया की जरूरत पड़ेगी। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। रूबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की। ऐसे समझ लो 4:50 पे शुरू की भाई। चलिए 16:50 ही लिख देते हैं। इसका मतलब कितना होगा, 4:50 एक तरीके से। तो यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 पे खत्म कर दी। तो कितने पे खत्म की, 21:15 पे बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, यहां से अगर देखें तो अगर मैं इसको 10 मिनट और दे दूं तो ये 5 बज जाएंगे। 5 से ये इसको कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे में ये 9 पे पहुंच जाएगा। 15 मिनट ये हैं इसके पास, तो 4:15 तो ये हो गई। 10 हमने यहाँ छोड़ दिए थे, तो ये कुल मिलाकर बन जाएगा 4:25। कितना बनेगा, 4:25। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए, यानी कि आपको भिन्नों का क्रम बताना है। तो 4 हैं, देखिए 3 डिजिट हैं, एक है 1/2, 1/3 और 1/4। कौन सा क्रम है भाई मेरे, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे छोटा पहले लेना है। वैसे आप लोग जानते हो कि सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है, उससे बड़ा ये वाला है, उससे बड़ा ये वाला है। ये तो आपके जानने का तरीका हो गया, ठीक है। बट आप लोग करते कैसे इसको ये भी समझ लो। जैसे 1/2 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, 1/4, शुरुआत में ही बताया था इनका एलसीएम ले लो। 12 का गुणा करोगे तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 4 और ये बनेगा आपका 3। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये भाई साहब है। तो 1/2 सबसे बड़ा होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 1/2 से छोटा 1/3, तो थर्ड ऑप्शन बनता है ये वाला। क्लियर है भाई। चलिए बहुत आसान सवाल पूछे गए हैं भाई, पेपर ज़्यादा ही लॉलीपॉप टाइप का दे दिया आप लोगों के लिए। वैसे ऐसा ही आता है पेपर हर साल, कुछ नया नहीं देखने को मिलता। क्वेश्चन है प्रियदर्शनी, वाह क्या नाम है, गजब का नाम है भाई। प्रियदर्शनी ने 4 किलो 4.8 kg बादाम, तो बादाम की बात कितनी की है इसने, जो बादाम है वो है आपके 4.8 kg, इसका मतलब 4800 ग्राम। भाई 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 ग्राम, तो 4.8 kg में 4800 ग्राम। ठीक है, 2500 ग्राम किशमिश, किस कर देता हूं मैं सीधा, मिस को छोड़ देता हूं। कितना है, 2500 ग्राम। ठीक है, 3.5 kg काजू, काजू, अरे मेरे काजू,
3.5, इसका मतलब 3500 ग्राम। 3.5 kg काजू को मिला दिया और इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। ठीक है सर, प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा? तो इनको सबसे पहले जोड़ लेते हैं, डबल जीरो, 5 दूनी 10 और 8 18, 3 2 5 और 4 9 और 1 10, 10,800 ग्राम तो हमारे पास टोटल हो गया। कितने दर्जन बनाने हैं? 3 दर्जन। एक दर्जन में 12 तो 3 दर्जन में 36, यानी कि हमारा जो भी आया है, हमारा जो भी आया है 10,800 ग्राम, इसमें आपको कितने का भाग लगाना है? 36 का भाग लगाना है एक तरीके से, या फिर दो पार्ट में आप ब्रेक कर करके भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ भाग लगाएंगे, 12 9 108 डबल जीरो और 12 3 36, 300 उड़ाएंगे इसको, 300। तो एक पैकेट में 300 ग्राम आएगा भाई। कितना आएगा? एक पैकेट में 300 ग्राम। ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। ये कोई वर्ग है मान लीजिए, इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया का मतलब होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब 25 बनेगा। यदि इस वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए, तो इसकी वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया, 5 से 10 बना दिया, तो इसका एरिया कितना बन जाएगा? 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ये इसका कितना गुना हो जाएगा? नए क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो ये इसका हो गया 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव आपसे पूछा है और ये काफी अच्छा सवाल था, बहुत जबरदस्त सवाल था मेरे भाई। काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत कर दिया। एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक वर्ग बन जाता है। मान लीजिए कि एक कोई समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो। पहली बात तो ये, जरूरी नहीं कोण बराबर हो। उसने बताया है कि प्रत्येक कोण बराबर है, तो भाई सीधी सीधी बात है, प्रत्येक कोण हमको 90 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 90 90 90 चारों कोणों का योग समचतुर्भुज में भी क्या होगा? 360 ही होगा। तो ये क्या बन जाएगा? एक वर्ग बन गया ये तो भाई। क्या बन गया? वर्ग बन गया। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन नेगेटिव पूछा है तो गलत हो जाएगा ये बात। यदि एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की बात करें तो ये मान लीजिए कोई समांतर चतुर्भुज है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब हो गया सभी कोण बराबर, सभी कोण एक ही स्थिति में बराबर हो सकते हैं भाई। तो ये वाले 90 90 के वर्ग कर दो तभी बराबर हो पाएंगे, नहीं तो बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के भी चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ये भी बात? तो हमको इतना तो क्लियर है, आयत बन जाता है। तो इसको अगर ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है। यदि एक समांतर चतुर्भुज आमने सामने की बजाय बराबर तो एक आयत बन जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो इस वजह से गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हों, एक आयत है, इसकी सभी भुजाएं बराबर कर दें, ए, और आयत के सभी कोण कितने होते हैं? 90 के होते हैं, हमको इतना भी पता है। तो वह एक वर्ग बन जाता है। ये भी बात सही है, इस वजह से गलत है। तो थर्ड ऑप्शन ही बचता है, बाकी आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर बताइए, ये भी सरल सवाल है। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या बताइए। पैटर्न क्या दे रखा है? पैटर्न दे रखा है आपका 1 6 सॉरी 1 6 15, उसके बाद है आपका फिल, उसके बाद है 45, उसके बाद है आपका 66, उसके बाद 91। तो यहां से यहां पर जाकर देखें हम, यहां से यहां तक कितना? प्लस का 5 हुआ। यहां से यहां पे कितना हुआ? तो ये प्लस का 9 हुआ। तो यहां से यहां पर देखें तो देखिए 5 और 4 9, 9 और 4 13 जोड़ते हैं अब की बार। तो 15 और 13 कितना हो जाएगा? 28। तो यहां से यहां पे कितना होना चाहिए? 13 और 4 17 होना चाहिए।
कितना होना चाहिए 17। तो 45 में से 28 को घटाओ तो 17 ही बच रहा है, सही है। इसका मतलब इस नंबर पे क्या आना चाहिए, 28 आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे भाई, 28 आना चाहिए। तो 28 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। रक्त समूह ए दे रखा है और विद्यार्थियों की संख्या। तो ए रक्त समूह जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनकी संख्या है 9 विद्यार्थी हैं। बी ब्लड ग्रुप वाले 6 हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले 12, ए बी वाले 3, कुल मिलाकर कितने हैं 30। सबसे अधिक, तो सबसे अधिक किसका है 12, सबसे अधिक है 12। और सबसे कम किसका है 3। पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात, तो अनुपात निकालना है 4 तिये 12, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, तो 4:1 हो जाएगा भाई। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है ये वाला। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और निम्नलिखित समूह में से किसने सभी त्रिआयामी आकृतियां दी हैं, इसका हमको क्या है टोटली क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, पूर्ण रूप से क्वेश्चन नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे लिखा है घन, घनाभ, गोला और बेलन। बाकी त्रिभुज तो होगा ही नहीं। वृत्त आपका 2 डायमेंशन होता है। बाकी अब तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता। बाकी यहाँ पर देखने पर तो सेकंड ऑप्शन ही ठीक है। क्लियर है भाई। तो ये था आपका आज का पेपर जो कि मैथमेटिक्स का था। इसमें 1-2 क्वेश्चन में आपको डाउट लग सकता है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जो भी अगर गलती से गलत भी हो गया होगा, हमें लग रहा है कुछ 1-2 क्वेश्चन के अंतर्गत, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम उसके बारे में कमेंट बॉक्स में उसका सॉल्यूशन लिख देंगे। क्लियर है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।